हेलो बच्चों, आप सबों का फिर से हमारे 9 क्लास के लर्निंग ऐप में स्वागत है। पिछला क्लास हम लोगों ने रेस्पिरेशन पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें जो डिफरेंट मोड होते हैं रेस्पिरेशन का उसको हम लोगों ने पढ़ा था, और उससे भी किस तरह से क्वेश्चन आता है वो भी मैंने पढ़ा था। और आप सबों को ये भी बताया था कि पिछला जो 2018-19 में लैटरल एंट्री में जो क्वेश्चन आया था वो कहाँ से आया था। आज रेस्पिरेशन पार्ट 2 हम पढ़ेंगे, और उसमें से आज हम लोग जो देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। चलिए आज हम लोग इसको देखते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन यानी मेन, अब हम लोगों में रेस्पिरेशन होता है, हम लोगों में श्वसन होता है बेटा। तो हम लोगों में श्वसन क्या होता है, कैसे होता है, ये पूरा प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि जो हम लोगों में रेस्पिरेशन होता है बेटा, हम लोगों में रेस्पिरेशन होता है उसको कहते हैं फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, यानी इसको फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन के 4 स्टेप होते हैं। मतलब इस रेस्पिरेशन जो होता है वो कितने स्टेप में होता है, तो ये 4 स्टेप में होता है, 4 स्टेप में होता है। और 4 स्टेप क्या क्या है, तो पहला जो स्टेप है वो है ब्रीथिंग। दूसरा जो स्टेप है वो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, तीसरा जो स्टेप है वो है इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक, और चौथा जो स्टेप है वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो बेटा अब देखो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ह्यूमन बीइंग में जो रेस्पिरेशन होते हैं उसमें कितने स्टेप आते हैं। तो इसमें 4 स्टेप आते हैं बेटा। एक ब्रीथिंग, सांस लेना और छोड़ना। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, देखिए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ब्रीथिंग का ही पार्ट है। जो इन्वायरमेंट से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन को छोड़ते हैं, वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आता है। और इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन ये दोनों कॉमन होता है। ठीक है, लेकिन इसको 4 स्टेप में बांट दिया गया है। अब बात आता है कि ठीक है सर, ह्यूमन बीइंग में जो रेस्पिरेशन होते हैं वो 4 स्टेप में होते हैं। अब बात आता है कि हम लोगों में जो रेस्पिरेशन होता है उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है। तो ह्यूमन बीइंग का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, लंग्स है। ठीक है, फेफड़ा है। तो जिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स होगा उसको हम लोग पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। याद रखिएगा, पल्मोनरी रेस्पिरेशन किसको कहेंगे, यानी जिसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा, लंग्स होगा। ठीक है, तो जिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स होगा उसको हम लोग पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहेंगे। अब हम चलिए रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो रेस्पिरेशन करते हैं उसके ट्रैक्ट क्या है। तो हम यहाँ पे देखेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, तो बेटा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब रास्ता, श्वसन का जो अंग है ना, जो रास्ता जहाँ से जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे लिखते हैं, फिर एक फिगर के द्वारा आपको बताएंगे। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सबसे पहले दिमाग लगाइए, हम लोग सांस किससे लेते हैं, तो नाक से शुरू होता है, तो इसको कहते हैं नोज। नोज से शुरू हुआ, उसके बाद कहाँ गया, यहाँ पे, उसके बाद आया फेरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स, उसके बाद ट्रेकिया। ठीक, उसके बाद ब्रोंकियाई, उसके बाद ब्रोंकियोल, उसके बाद अल्वोलाई। तो बेटा इसको फिगर से तो आप भी देखेंगे हम लोग, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, इसके पहले भी क्वेश्चन यहीं से आया था, यहीं से क्वेश्चन आपको देखिए कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन कैसे रहता है। चलिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को समझते हैं। नोज आप देख लो अपने, यहाँ पे नोज हुआ, ठीक है बेटा, यहाँ से हम ऑक्सीजन लिए, एयर लिए,
और वो फेरिंग्स में आया। फेरिंग्स को हिंदी में कहते हैं ग्रसनी, ठीक है, ग्रसनी आया। और ग्रसनी के बाद आता है लैरिंग्स यानी कंठ में। देखिए यहां से क्वेश्चन दिया हुआ है कि नाक के द्वारा और मुंह का जो मिलन होता है, यानी नसा द्वारा, नाक का जो ट्रैक्ट है और मुंह से और नाक से दोनों का ओपनिंग पॉइंट है ग्रसनी यानी फेरिंग्स। याद रखिएगा यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये ओपनिंग पॉइंट है ग्रसनी। तो नोज के द्वारा कहां आया? ग्रसनी। आप यदि मुंह से सांस लेते हो तो भी कहां जाएगा? ग्रसनी में जाएगा। अब ग्रसनी यानी फेरिंग्स में जाने के बाद वो लैरिंग्स यानी कंठ में जाता है, यहां पे देखिए। और कंठ में जाने के बाद ट्रेकिया, यहां पे ट्रेकिया एक ट्यूब होता है, ठीक है, कार्टिलेजिनस ट्यूब होता है जिसको ट्रेकिया कहते हैं। ट्रेकिया के बाद ब्रोंकिया में आता है। ब्रोंकिया किसको कहते हैं? जब दो पार्ट में लंग्स होता है तो लंग्स में जो ट्यूब एयर को ले जाता है उसको ब्रोंकिया कहते हैं। और इस ब्रोंकिया के बाद ब्रोंक्योल होता है, यानी इस ब्रोंकिया के भी ब्रांच होते हैं जिसको ब्रोंक्योल कहते हैं। और उसके बाद एक एल्वोलाई होता है जिसको वायु कोष्ठ कहते हैं। यहां पे क्या कहते हैं? वायु कोष्ठिका, ठीक है, वायु कोष्ठिका कहते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको हम एक फिगर के द्वारा देखते हैं। तो अब हम लोग इस फिगर के द्वारा समझते हैं पूरे टॉपिक को, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जिस तरह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को हम लोगों ने देखा, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियाई, ब्रोंकियल और एल्वोलाई। देखो बेटा ये लंग्स है हम लोगों को। इस फिगर को समझो, इस फिगर से बहुत सारा क्वेश्चन आपको आ सकता है। ये लंग्स का फिगर है, मैंने रफली फिगर बनाया है। इस फिगर को समझिए। देखिए ये तो माउथ है, ये माउथ है और यहीं से इसके ऊपर जो है ना, यहाँ पे माउथ है, ये नोज़ है। यहाँ से एयर आया और एयर आने के बाद ये फेरिंग्स है जिसकी चर्चा हमने आपको अभी पहले किया था कि ग्रसनी है, जहाँ पे ये माउथ का भी मिलन यानी मिक्सचर है। यहाँ मुंह से जो भी ये चीज़ आता है वो यहाँ मिलता है और नाक से भी जो चीज़ आता है यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे मीटिंग पॉइंट है, वो है ग्रसनी, फेरिंग्स। अब क्या होता है कि यहाँ पे एक एपिग्लॉटिस होता है जो सेपरेट कर देता है, जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वो लंग्स की ओर चला जाता है, और जो खाना खाते हैं वो कहाँ चला जाता है? स्टोमक की ओर चला जाता है। तो ये मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया है, इसलिए उस वीडियो को आप देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए अब यहाँ पे ये जो फेरिंग्स है, यहाँ से एयर होते हुए लैरिंग्स में आया, लैरिंग्स में होते हुए ये देखिए ट्रैकिया में आया जो कार्टिलेजिनस होता है, और ट्रेकिया में होते हुए ये देखिए ये एक साइड का मैंने ये इधर बनाया है, इधर छोड़ दिया है। इधर इसमें क्या होता है ना, रिब्स होता है ना, पसली की हड्डी होती है जो इस लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। तो ये ट्रेकिया में होते हुए कहाँ आया? ब्रोंकिया। देखिए ये ट्यूब जो देख रहे हैं, ये नली, इसको कहते हैं ब्रोंकियाई। और इस ब्रोंकियाई से जो ब्रांचेज निकला है, ट्यूब का जो ब्रांचेज निकला है, उसको कहते हैं हम लोग ब्रोंक्यूल्स। ध्यान रखिएगा, ये जो मेन ब्रांच गया है उसको ब्रोंकियाई, और इस ट्यूब से जितने ब्रांच निकले हैं उसको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद आइए, इस ब्रोंक्यूल के लास्ट छोर में एक सेक लाइक स्ट्रक्चर, एक गड्ढा जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, उसको कैविटी होता है, उस स्ट्रक्चर को एल्वोलाई कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इस लंग्स के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होता है, एक झिल्ली होता है जिसको इसको घेरे हुए रहता है, जो प्रोटेक्शन करता है उसके बीच, लंग्स और उस झिल्ली के बीच में एक जगह होता है जिसको प्लूरल कैविटी कहते हैं। और उस प्लूरल कैविटी में एक लिक्विड भरा होता है, यहाँ पे देख रहे हैं ये सब इस तरह के लिक्विड होता है जिसको प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। और ये डायफ्राम है जो क्या करता है, यानी जब एयर आता है तो ये डायफ्राम जो है पुश करता है, लंग्स को पुश करता है, ऊपर की ओर धकेलता है, ठीक है। और हवा जब निकल जाता है तो फिर वो लटक जाता है। हम इसके फंक्शन को, पूरी बात को समझते हैं। चलिए यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं, नोज से समझने की कोशिश करते हैं। क्या है कि जब नोज में हम एयर ऑक्सीजन को लेते हैं तो वो ऑक्सीजन हमारा नोजल जो कोंका होता है ना, एक नाक का जो लेयर होता है, 3 लेयर होता है, अपर, मिडिल और लोअर कोंका, यानी नाक। जैसे मान लीजिए ये हमने नाक बनाया ना, तो इसके 3 लेयर हुए, 1 2 3, 1 2 3 लेयर। अब यहाँ से एयर गया तो यहाँ पे होते हुए, फिर यहाँ पे होते हुए, फिर यहाँ होते हुए, फिर नीचे तक आया। तो ये नोजल कोंका बेटा, इस नोजल कोंका में एक फ्लूइड होता है ना, याद कीजिए, आप लोग नेटा बोलते हैं ना, उसी को हम लोग कहते हैं फ्लूइड, म्यूकस होता है। वो क्या करता है पता है? ये क्या करता है कि एयर के टेम्परेचर को मेंटेन करता है,
यानी गर्मी के दिनों में जब हाई टेम्परेचर होता है और आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मतलब मैच नहीं करता है, उस स्थिति में यदि आप गर्म हवा को आप लेते हो तो आपका लंग्स तो जल जाएगा। तो उस लंग्स को जलने से बचाने के लिए ये जो कोंका है, नोज, नाक की बात कर रहे हैं, ये म्यूकस है, उसको क्या करता है, कूल कर देता है, ठंडा कर देता है और आपके बॉडी के टेम्परेचर के अनुकूल उसको बना देता है और लंग्स में जाता है। ठीक वही काम ठंडा के दिनों में होता है। जब बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर होता है, मतलब ठंडा होता है और ठंडी ठंडी शीतलहरी हवाएं जब चलती है और अब जब सांस लेते हो और आपका बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम है, उस स्थिति में यदि आप लेते हो डायरेक्टली आपके लंग्स में वो हवा चला जाएगा तो आपका लंग्स कोलैप्स कर जाएगा। तो उस स्थिति में क्या करता है, यही कोंका, यही म्यूकस क्या करता है कि उस एयर को आपके बॉडी के टेम्परेचर के अनुकूल बनाता है। तो ये काम तो यहाँ पे हुआ, नोजल कोंका काम करता है। चलिए अब यहाँ से चलते हैं और एयर यहाँ पे आया, फेरिंग्स में आया, लैरिंग्स में आया। यहाँ पे आने के बाद ये ट्रैकिया में होते हुए ये कहाँ चला आया, ब्रोंकियाई में चला आया। ब्रोंकियाई में आने के साथ ही ये कहाँ चला गया, ब्रोंक्यूल्स में चला गया और फिर एल्वोलाई में चला गया। अब बात करते हैं कि सर ये प्लूरल फ्लूइड है, ये प्लूरल फ्लूइड का क्या काम है। बेटा ऐसा है कि ये प्लूरल फ्लूइड लंग्स को शॉक से बचाता है। मान लीजिए लंग्स में किसी तरह का कोई चोट लग गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, तो उस स्थिति में ये उसको बचाता है, पहली स्थिति। लेकिन यदि प्लूरल फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि लंग्स में पानी भर गया, तो लंग्स में पानी नहीं भरता, यही प्लूरल फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाता है। जब ये प्लूरल फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाता है तो जितने ये एल्वोलाई आप देख रहे हैं, इस सभी एल्वोलाई में ये भर जाएगा और ज़्यादा भर जाएगा तो समझ लिए वही तो होता है, ट्यूबरक्लोसिस के केस में यही होता है। जब ये पूरा एल्वोलाई भर जाएगा तो फिर सांस लेने में तकलीफ होगा, ब्रीथिंग का प्रॉब्लम होगा। चलिए अब बात करते हैं प्लूरल फ्लूइड जहाँ हमको इसके लंग्स को प्रोटेक्ट भी करता है, वहाँ नुकसान भी करता है इसके ज़्यादा होने से। अब बात करते हैं कि सर ये एल्वोलाई क्या है। देखिए एल्वोलाई जो है ना एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक गड्ढा होता है ना, इतना छोटा छोटा गड्ढे होते हैं। अब उसमें क्या होता है कि ब्लड भरा हुआ रहता है, यानी जब हम सांस लेते हैं तो कहाँ चला है, यहाँ पे चलाया और यहाँ चलाया, लेकिन यहाँ पहले से क्या भरा हुआ है, खून भरा हुआ है, ब्लड भरा हुआ है। ये ब्लड कहाँ से आया, तो हार्ट के द्वारा लंग्स में जब ब्लड जाता है तो वो ब्लड इसी एल्वोलाई में भर जाता है। आपको कि सर इतना छोटा है, नहीं, पूरे लंग्स में आप समझ लो बेटा ये एल्वोलाई की संख्या 750 मिलियन होता है। मतलब आप ऐसा मानो कि 10 किलोमीटर के एरिया को यदि एक तिरपाल से आप ढक लोगे तो उतना बड़ा ये हो जाएगा यदि इन सभी को खोल दोगे तो। अब आप समझ सकते हो 10 किलोमीटर के एरिया ढक जाएगा इसको खोल देते हैं तो इतनी एरिया होती है और इस एरिया में पूरा ब्लड भरे हुए होते हैं। इसको एल्वोलाई कहते हैं। अब यहीं पे एक्सचेंज होता है, ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि लंग्स में कार्बन, ऑक्सीजन जो हमने लिया और कार्बन जो छोड़ा वो कहाँ पे अदला बदली हुआ, कहाँ पे एक्सचेंज हुआ, तो ये एल्वोलाई में अदला बदली हुआ। इस एल्वोलाई को हिंदी क्या कहते हैं, वायु कोष्टिका कहते हैं, वायु कोष्टिका। और वायु कोष्टिका में ही कार्बन और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, अदला और बदली होता है। तो इसलिए इसको आप जरूर याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि इस लंग्स का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई लंग्स का किसको कहते हैं। लंग्स के रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई एल्वोलाई को कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन हमने लिया वो खून में डाल दिया और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो पूरे शरीर से यहाँ पे लाया था वो हमको दे दिया और नाक के द्वारा हमने बाहर कर दिया। ये तो प्रोसेस हुआ। अब कहोगे कि सर आखिर इस एल्वोलाई में जो ब्लड है, जो खून है, उसमें क्या चीज़ है जो ऑक्सीजन को पहचानता है, कोई पहचानने वाला चीज़ तो होना चाहिए। तो बेटा इसमें एक ऐसा चीज़ होता है जिसको कहते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो बेटा रेस्पिरेटरी पिगमेंट किसको कहते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं हेमोग्लोबिन को। हेमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहा जाता है। यही हेमोग्लोबिन जो लाल रक्त कण जो ब्लड होता है ना, आरबीसी, लाल रक्त खून, उसमें ये हेमोग्लोबिन होता है और यही हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पहचानता है और उस
ऑक्सीजन को बाइंड करता है, ऑक्सीजन को पकड़ लेता है और फिर से पूरे शरीर में वो ले जाता है। जब पूरे शरीर में वो ले जाता है तो पूरे शरीर में जाता है, फिर वो टिश्यू तक जाता है, फिर सेल तक जाता है, ऐसे जाते 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 और फिर से वहाँ पे रिएक्शन होता है, एनर्जी रिलीज होता है और फिर से वो ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है और फिर से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में चला आता है। इस तरह से ये पूरे प्रोसेस के द्वारा ये काम होता है। देखिए, आपको क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये जानना है, पूरे मैकेनिज्म को नहीं जानना है। आपको पूरे फिर से इंटर नहीं पास करना, आप ऑलरेडी पास कर चुके हैं, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट इतना ही समझना है कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, जैसे देखिए जो है नाक और मुंह का मिड पॉइंट कहाँ है, जहाँ पे मिलता है, तो वो फेरिंग्स है, ग्रसनी है। दूसरा, लंग्स का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसको कहते हैं, तो एल्वोलाई को कहते हैं। रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई एल्वोलाई को कहते हैं। दूसरी बात है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट किसको कहते हैं, तो हेमोग्लोबिन को कहते हैं। तो इस तरह से ये पूरी क्रिया होती है। चलिए 4 पॉइंट और बताते हैं, उस 4 पॉइंट को जरूर आप याद रखिएगा। उम्मीद है कि आप उसको याद रखिएगा। सबसे पहला, हम लोग जो सांस लेते हैं तो सांस लेने में यदि हमको तकलीफ होता है यानी पेनफुल ब्रीथिंग होता है, उसको क्या कहते हैं, तो पेनफुल ब्रीथिंग को हम लोग कहते हैं डायस्पोनिया। पेनफुल ब्रीथिंग को हम लोग कहते हैं डायस्पनोइया, याद रखिएगा, डायस्पनोइया। जब हमको सांस लेने में दिक्कत होती है तो उस स्थिति को डायस्पनोइया कहते हैं। दूसरा, कैसिएशन ब्रीथिंग, यानी कैसिएशन मतलब जैसे सर्दी होता है ना, तो सर्दी होता है तो हम लोग कैसा सांस लेते हैं, बड़ा मतलब घर घर करते हैं कि नहीं, तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एपनोइया। और नॉर्मल जो ब्रीथिंग करते हैं हम लोग, नॉर्मल, उसको कहते हैं यूपनोइया। याद रह जाएगा आप लोग को। पहला, जब हम पेनफुल ब्रीथिंग करते हैं, तकलीफ में सांस लेते हैं, हमको दिक्कत हो रहा है, उसको कहते हैं डायस्पनोइया। कैसिएशन है ना, सर्दी खांसी जुकाम होता है, उस परिस्थिति में जब हम सांस लेते हैं अपनोइया। और जब नॉर्मल हम लोग करते हैं तो हो गया यूपनोइया। चलिए एक लास्ट पॉइंट आपको बताते हैं जो बराबर क्वेश्चन आता है कि सर ब्रीथिंग टाइम क्या है। एक हेल्थी मैन जो है रेस्ट में, जब आराम की स्थिति में हो, तो वो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है और छोड़ता है। देखिए अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप का दिया हुआ है। मैं आपको 11 और 12 के टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। 12 to 14, 12 से 14 टाइम्स पर मिनट, 12 से 14 बार पर मिनट। किसी बुक में 16 दिया है, किसी में 18 दिया है, लेकिन 12 से 14 टाइम्स है पर मिनट वो सांस लेता और छोड़ता है। तो इस तरह से मैंने आपको ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो चैप्टर था वो पूरा ख़त्म कर दिया। अब मैं एक और वीडियो दूंगा इसमें, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिसका जवाब आप सबों को खुद देना है एक टेस्ट के रूप में। अब नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार कीजिए।